नमस्कार साथियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम शैली के आधार पर काव्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने काव्य और काव्य के भेदों के बारे में समझा था। आज हम शैली के आधार पर काव्य के भेद कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला भेद है मुक्तक काव्य। काव्य का शैली के आधार पर पहला भेद है मुक्तक काव्य और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मुक्तक काव्य अर्थात इसमें छंद मुक्त होते हैं। प्रबंध काव्य इसमें छंद बंधे हुए होते हैं। हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हमारा काव्य है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या होता है? मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भावना, एक कल्पना का चित्रण होता है। एक ही प्रकार का भाव इसमें होता है। मुक्तक काव्य की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होती है। मुक्तक काव्य जब हम पढ़ते हैं तो इसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट होती है। इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार समझ में आ जाता है। मुक्तक काव्य की एक और विशेषता है कि इसका जो प्रत्येक छंद होता है, कोई भी छंद ऊपर और नीचे के छंदों से बंधा हुआ नहीं होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है और पढ़ने मात्र से ही हमें इसका भाव समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार इसका छंद स्वतंत्र होता है, इसके पढ़ने मात्र से ही हमें इसका भाव भली प्रकार से समझ में आ जाता है। जैसे हम उदाहरण में समझेंगे, जैसे हम बिहारी सस्से पढ़ते हैं, बिहारी के दोहे पढ़ते हैं, सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, मीराबाई के पद हैं, रैदास के पद हैं। तो इस प्रकार से ये इनके जो पद होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, प्रत्येक छंद इसका स्वतंत्र होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मुक्तक काव्य होता है उसके प्रत्येक छंद मुक्त होते हैं। अब हम प्रबंध काव्य को विस्तार से जानेंगे। प्रबंध काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा है प्रबंध काव्य। हमारा दूसरा काव्य है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य के बिल्कुल विपरीत है। इसमें छंद बंधे हुए होते हैं। हम इसे समझेंगे विस्तार से। जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी हुई होती है, जो रचना छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी हुई होती है, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ये छंदों में आपस में, इसके सारे छंद आपस में बंधे हुए होते हैं। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला के समान गुथे हुए होते हैं। इस प्रकार एक माला में मोतियों का क्रम निश्चित होता है, मोती गुथे हुए होते हैं ना, उसी प्रकार यह छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे हुए होते हैं। प्रबंध काव्य एक माला के समान होती है और उसके सारे मोती धागे में गुथे हुए, बंधे हुए होते हैं। यह बहुत ही विस्तृत होता है, बड़ा होता है। यह इसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं। इसमें जीवन की बहुत सारी विभिन्न झांकियां होती हैं, बहुत प्रकार की झांकियां इसमें होती हैं। एक बार हम फिर से समझेंगे। प्रबंध काव्य में जो रचना होती है, जो छंद होते हैं, वे आपस में बंधे हुए होते हैं। इसकी पूरी कहानी, इसके पूरे छंद एक कथा के समान धागे और माला के समान बंधे हुए होते हैं। जिस प्रकार एक माला में मोती बंधे हुए होते हैं, उसी प्रकार इसमें इसके जो छंद हैं वे धागे में माला के समान बंधे हुए होते हैं। यह विस्तृत होता है और इसमें जीवन की विभिन्न झांकियां होती हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। हम आगे इसे विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रबंध काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रबंध काव्य के 3 भेद लिखवाए थे। इसका एक तीसरा गौण भेद भी है, जिसे हम आख्यानक गीत कहते हैं। लेकिन मुख्यतः प्रबंध काव्य के 2 प्रमुख भेद होते हैं। इसमें पहला आता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। अब हम महाकाव्य और खंड काव्य को विस्तार से समझते हैं। अब हम महाकाव्य में देखेंगे। ये प्रबंध काव्य का पहला भेद है महाकाव्य। महाकाव्य में हम देखते हैं, इसमें जीवन की विशद व्याख्या होती है। जैसा कि हमें नाम से ही ज्ञात हो रहा है, महाकाव्य अर्थात महान काव्य। इसमें जीवन की विशद व्याख्या होती है, विस्तृत व्याख्या होती है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसकी जो कथा होती है, जो कहानी होती है, वो इतिहास प्रसिद्ध ही होती है। महाकाव्य का नायक उदात्त चरित्र, धीर, वीर और गंभीर होता है।
महाकाव्य का नायक भी उत्तम चरित्र का, उदात्त चरित्र का, धीर, वीर और गंभीर होता है। और महाकाव्य सर्ग से बंधा हुआ होता है, सर्गबद्ध होता है महाकाव्य। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। इसमें कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। और इसकी मूल कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती हैं, अन्य सहायक कथाएं भी महाकाव्य में होती हैं। इसकी जो मुख्य कथा होती है, मूल कथा होती है, उस मूल कथा के साथ साथ अन्य सहायक कथाएं भी महाकाव्य में होती हैं। विस्तृत होता है, सहायक कथाएं भी होती हैं। इसमें श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। हम जब महाकाव्य को पहचानने का हमारे सामने प्रश्न होता है तो हम इन रसों के माध्यम से इसे पहचान सकते हैं कि इसमें श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक रस प्रधान होगा और अन्य रस इसमें गौण हो जाएंगे। प्रमुख एक रस रहेगा, अन्य रस इसमें गौण हो जाते हैं। इसके बाद मैंने बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे प्रमुख है हमारा रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है पद्मावत, जायसी। साकेत, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है। कामायनी, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। रामचंद्रिका, केशवदास। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके कवि हैं, रचयिता हैं हरिओत सिंह। और लोकायतन, इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार से ये प्रमुख हमारे महाकाव्य हैं, ये इनके रचनाकार हैं और हमने महाकाव्य की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम हमारा अगला जो शीर्षक है वह है खंड काव्य। अब हम खंड काव्य के बारे में पढ़ते हैं। अगला है हमारा खंड काव्य। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है खंड, अर्थात खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक खंड का, एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य में नायक के जीवन का किसी एक घटना या एक खंड का वर्णन होता है। इसमें किसी एक पहलू का विस्तृत वर्णन होता है। इसमें किसी एक पहलू का पूर्णांकन होता है, विस्तृत वर्णन होता है। यह अपने आप में पूर्ण रचना होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक खंड का वर्णन होता है तो ये अधूरी लगे। ये अपने आप में ही एक खंड को लेकर भी अपने आप में पूर्ण रचना होती है। संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है और संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। उदाहरण में हम देखेंगे सुदामा चरित, नरोत्तम दास। पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। पथिक, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। हल्दी घाटी का युद्ध, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। फिर है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और प्रारणपर, ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है। महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में किसी एक घटना या अंश का चित्रण होता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंड काव्य में नायक के जीवन का किसी एक खंड का, एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा इसमें अंतर है कि महाकाव्य का नायक महान होता है, ये आवश्यक है, महाकाव्य का नायक महान होता है, जबकि खंड काव्य में इस गुण का होना आवश्यक नहीं है। ये इसका दूसरा अंतर है। महाकाव्य का जो नायक है वह महान होता है, लेकिन खंड काव्य में ये आवश्यक नहीं है। तीसरा हमारा अंतर है कि महाकाव्य का जो आकार होता है वह विस्तृत होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये महाकाव्य है, विशाल काव्य है, तो महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जबकि खंड काव्य सीमित होता है। अर्थात महाकाव्य